हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी को। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे व्यास आईएएस में। मैं हूं जयलिश गुप्ता और हम हमारी क्लास शुरू करने वाले हैं जो कि औद्योगिक संबंध एवं श्रम कानून से रिलेटेड होगी, जो कि हमारे यूपीएससी, ईपीएफओ और एपीएफसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो आज हम इस क्लास को शुरू करने वाले हैं और इसका मैं आपको बता दूं कि जो हमारा औद्योगिक संबंध एवं श्रम कानून मतलब कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज जो होता है, तो ये हम नॉर्मली नहीं पढ़ रहे होते हैं। हम जीएस के सब्जेक्ट्स वगैरह में ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं। ये हमारा एक अलग से सब्जेक्ट कहला गया हमारे ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए। तो अभी हम इस कोर्स में क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स देंगे। नोट्स देंगे इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ स्लाइड्स के फॉर्म में दे दें। यहाँ पे आपको होगा A4 शीट में आपके नोट्स होंगे जो कि आप प्रिंट करा सकते हैं। और फिर इसके साथ ही साथ जो भी ये नोट्स होंगे, फिर इसके बाद हमारा कोई भी जैसे चैप्टर हुआ, जैसे हमारा ये पहला चैप्टर ही है, तो फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, MCQs, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा एक वो क्या रहेगा, ब्लूप्रिंट क्या रहेगा चलने का। सबसे पहले तो जैसे कि हम ये शुरू करेंगे हमारी क्लास, तो जैसे कि आज हमारा टॉपिक है औद्योगिक संबंध। तो हम औद्योगिक संबंध को इसकी थ्योरी पढ़ने से पहले हम इससे रिलेटेड जो भी MCQs हैं एक बार उन्हें देख लेंगे। फिर उसके बाद हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है और किस आधार पर पढ़ना है। फिर उसके बाद हम आएंगे इधर अपने थ्योरी वाले पार्ट में, और यहाँ पे ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, रोज का रोज प्रोवाइड हो जाएगा। जैसे ही लेक्चर आएगा आपके पास ये नोट्स भी आ जाएंगे, और फिर इन्हीं नोट्स का आपको रिवीजन करना है। जो भी आपको वैल्यू एडिशन वगैरह करना हो आप इन्हीं में कर सकते हैं अपना प्रिंट करा के। तो अभी हम आज शुरू करने वाले हैं हमारे औद्योगिक संबंधों के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले जाएंगे हमारे क्वेश्चंस की तरफ, फिर उसके बाद हम आएंगे हमारे थ्योरी वाले पार्ट में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि हमारा ये जो नोट्स है ये बहुत ही सरल भाषा में रखने की पूरी कोशिश की गई है, और यहाँ पे जो मैं आपको समझा रहा हूँगा वो भी बहुत सरल भाषा में होगा, वो डेली की भाषा में होगा। जैसे कि हम डेली बात करते हैं उस भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए, ठीक है। तो कन्वर्जेशनल टोन होगी हमारी डेली लैंग्वेज वाली, जिसमें हिंदी ही रहेगा मेजरली, बट हो सकता है कि कुछ कुछ टर्म्स आपको इंग्लिश में मिल जाए, बट ये ऐसे टर्म्स नहीं होंगे जिसका मतलब हमें समझ में नहीं आएगा। ये सिर्फ इसलिए बोला जाएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। हमारी जो डेली की भाषा होती है उस भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आते हैं हमारे MCQs में। तो हमारा सबसे पहला MCQ कहला जाएगा कि औद्योगिक संबंधों का मूल उद्देश्य क्या है। अगर हम इसके विकल्पों की बात करें तो सबसे पहला हो जाएगा हमारा कि केवल उत्पादन बढ़ाना, दूसरा हो जाएगा केवल श्रमिकों के आधार सुनिश्चित करना, तीसरा हो जाएगा उत्पादन, श्रमिक अधिकार और औद्योगिक लोकतंत्र, फिर चौथा हो जाएगा हमारा केवल प्रबंधन नियंत्रण। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्पादन, श्रमिक अधिकार और औद्योगिक लोकतंत्र। पर हम जब नॉर्मली कर रहे होंगे ना ये, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसके कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे, और फिर ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएं, और फिर उसके बाद हम जब थ्योरी में जाएंगे तब आपको याद आएगा कि हाँ ये प्रश्न हम कर चुके हैं। हम यहाँ पे उत्तर डिस्कस नहीं करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रेड यूनियन के प्रमुख कार्य क्या है। अगर हम पहला विकल्प देखें तो ये आ जाएगा केवल वेतन वृद्धि की मांग, फिर दूसरा हो जाएगा केवल प्रबंधन को परेशान करना, तीसरा हो जाएगा कर्मचारियों के हितों की रक्षा और बेहतर कार्य परिस्थितियों की मांग, फिर चौथा हो जाएगा केवल राजनीतिक गतिविधियां। फिर ऐसे ही अगर हम तीसरा प्रश्न देखें तो यहां पे हमें ILO के बारे में बात की गई है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो हमें पता है उत्तर 1919। फिर चौथा प्रश्न अगर हम देखें तो औद्योगिक संबंधों को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक क्या हैं। केवल वेतन, केवल कार्य घंटे, मानसिकता, दृष्टिकोण और विश्वास, केवल कार्य वातावरण। फिर पांचवा अगर हम देखें तो सरकार की भूमिका औद्योगिक संबंधों में क्या है,
केवल नियंत्रण, दोनों पक्षों के हितों की रक्षा और कानूनी नियमों का पालन, केवल श्रमिकों का समर्थन, केवल प्रबंधन का पक्ष लेना। देन तकनीकी उन्नति औद्योगिक संबंधों को कैसे प्रभावित करती है? केवल नौकरी में कमी, उत्पादन गुणवत्ता में सुधार और श्रमिक संतुष्टि, केवल मशीनीकरण, फिर केवल लागत कम करना। फिर अगर हम आगे देखें तो ऐसे ही 7वां क्वेश्चन भी हमारा यही बोलता है कि श्रमिकों की बदलती प्रोफाइल के मुख्य लक्षण क्या है। फिर यहां पे आ जाएगा केवल अधिक वेतन, मुखर जागरूक और संगठन में भागीदारी, केवल तकनीकी कौशल, केवल अनुशासन। फिर 8वां प्रश्न अगर देखें तो औद्योगिक संबंधों को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक के बारे में पूछा जा रहा है। फिर 9वें में पूछा जा रहा है कि बाजार की स्थिति औद्योगिक संबंधों को कैसे प्रभावित करती है। फिर अगर हम यहाँ पे 10वें क्वेश्चन की बात करें तो औद्योगिक संबंधों में सामाजिक नैतिक कारकों का महत्व क्या है। फिर 11वां देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध औद्योगिक संबंधों को कैसे प्रभावित करते हैं। फिर राजनीतिक दबाव औद्योगिक संबंधों को कैसे प्रभावित करता है। ये सभी चीजें जो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये अभी हम थ्योरी में अपने पढ़ने वाले हैं। फिर अगर यहाँ पे देखें तो सामूहिक सौदेबाजी का क्या लाभ है। फिर नियोक्ता संघ के प्रमुख कार्य क्या है। फिर औद्योगिक संबंधों में अदालतों की भूमिका क्या है। फिर उसके बाद विचारधारा औद्योगिक संबंधों को कैसे प्रभावित करती है। फिर औद्योगिक संबंधों में सरकारी आर्थिक नीतियों का प्रभाव क्या है। फिर औद्योगिक संबंधों में मानवीय संबंधों का महत्व क्या है। और फिर औद्योगिक संबंधों में औद्योगिक लोकतंत्र का क्या महत्व है। फिर औद्योगिक संबंधों में संगठनात्मक विकास का महत्व क्या है। तो यहाँ पे आपको लगा होगा कि ये कुछ सेम टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट यहाँ पे हमारे ये जो पहला चैप्टर है इससे बहुत क्वेश्चंस बन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस का एक ही मतलब है कि आपके रिवीजन को ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके। ठीक है, तो फिर आते हैं हम हमारे थ्योरी वाले पार्ट में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा जो औद्योगिक संबंध, ये हमारा जो सब्जेक्ट है, तो इसी का ही पहला चैप्टर भी होगा हमारा औद्योगिक संबंध, मतलब कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो यहां पे अगर हम बात करें तो औद्योगिक और संबंध, ये दो शब्द यहां पे आपको समझ में आ रहे होंगे, औद्योगिक और संबंध। तो सीधे शब्दों में अगर हम बोलें तो औद्योगिक का मतलब होता है कि कोई भी इंडस्ट्रीज वगैरह, राइट, कोई भी उद्योग हो गया। और संबंध मतलब हो जाएगा कि वहां पे आपसी संबंध क्या है, आपसी रिश्ते क्या है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी इंडस्ट्री या फिर उद्योग की बात करेंगे तो वहां पे हमें दो पक्ष दिखेंगे। एक दिखेगा कर्मचारियों का और दूसरा दिखेगा कि वहां के मालिक कौन है, राइट। अगर हम इसे इंग्लिश में बात करें तो एक हो जाएगा हमारा एम्प्लॉयर और दूसरा हो जाएगा हमारा एम्प्लॉई। तो यहाँ पे कर्मचारियों और मालिकों के या फिर प्रबंधन की बात कर लें तो इनके बीच का रिश्ता क्या होगा, ये रिश्ता कैसा होगा, इसी को हम कहते हैं हमारा औद्योगिक संबंध। ये रिश्ता आपसी बातचीत से बनता है। आप सभी को पता होगा कि कोई भी रिश्ता बनाने के लिए वहां पे दोनों पक्षों से बातचीत होनी चाहिए। और फिर हमारा औद्योगिक संबंध कब अच्छा होगा, ये तब अच्छा होगा जब दोनों पक्षों के बीच में बातचीत बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो अगर हम यहां पे एक उदाहरण अगर लेते हैं तो अगर कोई एक कपड़ा फैक्ट्री में अगर काम कर रहा है तो वहां आपके जो भी काम कर रहा होगा और फैक्ट्री मालिक के बीच में जो भी संबंध होंगे उसको हम बोलेंगे औद्योगिक संबंध। फिर अगर हम बात करें कि कर्मचारी और जो हमारे मालिक हो जाएंगे, प्रबंधन हो जाएगा, वो कई मुद्दों पे एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो या तो हो गया कि नौकरी के क्या नियम और शर्तें होंगी, वेतन कितना होगा, भत्ते कितने हो सकते हैं, काम के घंटे क्या होगा, छुट्टियां कितनी होंगी, सुरक्षा नियम से रिलेटेड बात हो सकती है, कंपनी के जो रूल्स वगैरह होंगे उससे रिलेटेड बात हो सकती है, और सरकारी आदेश और कानून क्या है उस टाइम पे। इन सभी विषयों पे बात होती है हमारे किसके बीच में, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बीच में, मतलब कि मालिक और कर्मचारियों के बीच में। फिर अगर हम औद्योगिक सद्भाव का महत्व अगर हम समझें तो औद्योगिक सद्भाव क्या हो जाएगा, कर्मचारियों और मालिकों के बीच अच्छे संबंध का मतलब होगा हमारा औद्योगिक सद्भाव। जब दोनों पक्ष एक दूसरे को समझते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं तो इसे हम औद्योगिक सद्भाव कहेंगे। फिर अगर हम ये बात करें
कि चलो औद्योगिक सद्भाव तो होता रहेगा, लेकिन औद्योगिक सद्भाव से फायदा क्या होगा? इससे सबसे पहले अगर हम देखें तो उत्पादकता बढ़ेगी। जब अगर कर्मचारी खुश होंगे तो वे ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। फिर अगर हम दूसरी बात करें तो कार्यस्थल पर शांति रहती है, वहां पे झगड़े और हड़तालें कम होती हैं। फिर तीसरी बात अगर हम करें तो वहां पे लोकतांत्रिक माहौल बनता है, सभी की बात सुनी जाती है। यदि हम एक उदाहरण की बात करें तो किसी भी एक परिवार में जब कभी सभी सदस्य एक दूसरे की बात सुन रहे होंगे और मिलकर फैसले लेते हैं तो उस घर में सुख शांति रहती है। वैसे ही कंपनी की अगर हम बात करें तो वहां पे भी अच्छे संबंध जरूरी हैं। ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि सद्भाव के स्तर क्या होंगे, सद्भाव के हमारे दो स्तर होंगे, एक होगा मैक्रो स्तर, एक होगा माइक्रो स्तर। यहां पे मैक्रो का मतलब हो गया कि व्यापक स्तर, तो यहां पे कंपनी, सरकार और समाज के बीच समझ और सहयोग होगा इसका मतलब। फिर अगर हम माइक्रो की बात करें मतलब कि छोटे स्तर पर, तो यहां पे कंपनी के अंदर प्रबंधन, कर्मचारी और ट्रेड यूनियन के बीच में संबंध शामिल होगा। तो अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लें एक उदाहरण, तो यहाँ पे जैसे कि कोई एक इंडस्ट्री है, कंपनी है, तो इसका सरकार, ये जैसे एक सरकार हो गई और यहाँ पे आप समझ ले कि ये समाज हो गया, तो इसका इनसे क्या रिश्ता होगा, और तो इसके बारे में हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा व्यापक स्तर पर कहला गया। वही अगर हम बात करें कि कोई कंपनी है, उसके अंदर कर्मचारी हो गए, मालिक हो गए, ट्रेड यूनियन हो गए, तो इन सब के बीच में क्या होगा रिश्ता इनका, तो उसे हम माइक्रो लेवल की बात करेंगे, उसे हम छोटे स्तर की बात करेंगे। फिर अगर हम देखें तो औद्योगिक सद्भाव को प्रभावित करने वाले कारक क्या होंगे, तो सबसे पहला हो जाएगा हमारा तकनीकी विकास और औद्योगिक सद्भाव। अगर हम ये बात करें कि औद्योगिक सद्भाव की जरूरत क्यों है, तो किसी भी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ प्रबंधकों का विकास काफी नहीं है। सबसे अच्छे प्रबंधक भी अकेले कंपनी को सफल नहीं बना सकते हैं। अगर कर्मचारी को अगर वो नाखुश रखते हैं या निराश रखते हैं, या फिर कर्मचारी बिना प्रेरणा के हों, तो वहां पे कोई भी प्रबंधक खुद से ही चीजों को आगे नहीं बढ़ा सकता है। आप खुद ही सोचिए कि किसी भी कंपनी में 70 से 80% कर्मचारी होते हैं। अगर उन 100% में 70 से 80% लोग अगर खुश नहीं हैं, तो कंपनी कैसे अच्छा काम करेगी। इसलिए जब कर्मचारियों का विकास होता है और उन्हें अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलता है, तो कंपनी में ऊर्जा का संचार होता है और इससे क्या होगा कि अच्छे संबंध बनते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे देखें कामकाजी वर्ग की बदलती प्रोफाइल, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले के जमाने में कर्मचारी चुपचाप काम करते थे और ज्यादा सवाल भी नहीं पूछते थे। लेकिन यही अगर हम आज के कर्मचारी की बात करें तो आज का कर्मचारी ये अधिक जानकार भी है, अपनी बात भी रखना जानता है, अपने अधिकारों के प्रति सजग भी है और नई चीजें सीखने को भी तैयार रहता है। अगर हम उदाहरण ले यहाँ पे, तो पहले एक फैक्ट्री कर्मचारी सिर्फ मशीन चलाता था, राइट। फिर उसके बाद आज उस मशीन के बारे में जानकारी रखता है, वो उसे सुधार के सुझाव दे सकता है और अपने वेतन और काम की स्थिति के बारे में सवाल पूछ सकता है। अगर हम आधुनिक कर्मचारी की बात करें तो वो अभी बेहतर वेतन के साथ साथ कंपनी के फैसलों में भी अपनी भागीदारी चाहता है। ठीक है, वह अपने विचार और सुझाव भी देना चाहता है। ऐसा नहीं हो कि प्रबंधन सिर्फ अपने मन से ही चले, पर आज का कर्मचारी अपने आप को कंपनी से अटैच्ड महसूस करता है, इसलिए वह अपनी भागीदारी भी चाहता है उसमें। तो कंपनियों को ऐसी क्षमताएं विकसित करनी चाहिए जिससे कर्मचारी महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय दे सकें। फिर यहां पे बात करें औद्योगिक सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रबंधन तंत्र, तो यहां पे प्रबंधन कर्मचारियों के बीच सामंजस्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ठीक है, इसके लिए प्रबंधकों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो कर्मचारियों के व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना चाहिए, उनके कौशल और व्यवहार को सुधारने में मदद करनी चाहिए, औद्योगिक सद्भाव के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। यहां पे भी अगर हम एक उदाहरण ले लें तो एक अच्छा प्रबंधक अपने कर्मचारियों को सिर्फ काम नहीं देता बल्कि उनकी बात भी सुनता है, उन्हें सीखने के अवसर भी देता है और उनकी समस्याओं का समाधान भी करता है। तो अब यहां पे आता है हमारा औद्योगिक संबंधों के प्रमुख पक्षकार। तो यहां पे पहला हो जाएगा
कि कर्मचारी, कर्मचारी मतलब कि हो गया हमारे वर्कर्स कैटेगरी। तो कर्मचारी वो लोग हैं जो संगठन को अपनी सेवाएं दे रहे होते हैं, किसी भी फैक्ट्री को अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। वे एक जरूरी संसाधन है और उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फिर अगर हम बात करें कर्मचारी अच्छे औद्योगिक संबंध क्यों चाहते हैं, सबसे पहली चीज यहां पे ये हो जाएगी कि अपने विचार और सुझाव प्रबंधन के साथ साझा करने के लिए। दूसरा हो जाएगा कि कंपनी में जो भी फैसले लिए जाएं उसमें अपनी भागीदारी करने के लिए। फिर तीसरा हो जाएगा काम करने की स्थिति में सुधार आ जाए। चौथा हो जाएगा कि अपनी समस्याओं और शिकायतों का समाधान पाने के लिए। फिर अगर हम यहां पे भी एक एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो कोई भी एक मोबाइल फैक्ट्री में काम करने वाला अगर कोई तकनीशियन है, वो अगर ये बताता है कि अगर मोबाइल की कोई असेंबलिंग हो रही है तो उसकी प्रक्रिया में अगर कुछ बदलाव लाने से उत्पादन बढ़ सकता है, तो ये काफी सही चीज हो जाएगी उस फैक्ट्री के लिए भी। तो अच्छे औद्योगिक संबंधों में प्रबंधन ऐसे सुझावों पर ध्यान देगा। ठीक है। फिर अगर हम बात करें नियोक्ता, नियोक्ता का मतलब क्या हो गया, एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स बोले तो मालिक और प्रबंधन। तो नियोक्ता वो लोग होते हैं जो कि कर्मचारियों के लिए काम का माहौल तैयार करते हैं। ठीक है। उनके पास कई अधिकार होते हैं। उनके अधिकार जैसे कि बात करें कि किसी भी कर्मचारी को नौकरी से हटा देना या फिर किसी कर्मचारी को नौकरी देना। फिर अगर दूसरा देखें तो कंपनी के विलय या बंद करने जैसे फैसले लेना, मतलब बड़े फैसले लेना। फिर तीसरा देखें तो कोई नई तकनीक लेके आना। तो नियोक्ता अच्छे औद्योगिक संबंध से कैसे लाभ उठा सकते हैं, सबसे पहले हो जाएगा कि कर्मचारियों को प्रेरित करके उनसे बेहतर काम करवा सकते हैं। दूसरा, कंपनी की कार्य क्षमता बढ़ा सकते हैं। तीसरा हो जाएगा कि कर्मचारियों के साथ अच्छे संवाद बन सकते हैं इनके, और ट्रेड यूनियन से बातचीत में भी ठीक रहेगा सब। फिर अगर हम यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल देखें तो कोई एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जैसे कि, तो वहां के मालिक अगर अपने कर्मचारियों के लिए अच्छे काम का माहौल या फिर जैसे कि बोले फ्लेक्सिबल टाइमिंग और वेलनेस प्रोग्राम वगैरह अगर शुरू कर देता है, तो इससे कर्मचारियों की संतुष्टि बढ़ेगी और कंपनी का प्रदर्शन भी सुधरेगा। फिर अगर हम बात करें यहां पे सरकार की, सरकार यानी कि गवर्नमेंट, तो 19वीं सदी में बेसिकली क्या होता था कि पहले सरकार नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि सरकार ने श्रम अदालतों और न्यायाधिकरणों के माध्यम से औद्योगिक संबंधों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। फिर अगर हम यहाँ पे सरकार की भूमिका समझे तो सबसे पहली भूमिका ये हो जाएगी कि दोनों पक्षों के हितों की रक्षा करना। दूसरा हो जाएगा कि ये सुनिश्चित करना कि नियम और शर्तों का पालन हो। और अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो किसी भी फैक्ट्री में अगर कर्मचारियों और मालिक के बीच में वेतन को लेकर विवाद होता है तो श्रम विभाग की मध्यस्थता से समाधान निकाला जाता है। ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें नियोक्ता संघ की, ये क्या हो जाएगा हमारा एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन। तो ये मालिकों का एक संगठन होगा जो उनके हितों की रक्षा करता है। इसके काम क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे कर्मचारियों या फिर सरकार के साथ बातचीत में मालिक का प्रतिनिधित्व करना, जैसे कि हमारे कर्मचारियों का प्रतिनिधि हमारा ट्रेड यूनियन करता है। फिर उसके बाद बात करें तो औद्योगिक विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र बनाना। फिर मालिकों को कर्मचारी संबंधों पर सलाह देना। फिर अगर हम यहां पे भी एक एग्जाम्पल लें तो भारत में जो फिक्की है, तो फिक्की या फिर फिक्की जैसे संगठन जो भी होंगे तो वो नियोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। फिक्की की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर हमारा आ गया ट्रेड यूनियन। तो यहां पे जब कर्मचारी एक साथ मिलकर अपने हितों की रक्षा के लिए संगठन बनाते हैं तो उसे ट्रेड यूनियन कहते हैं। इसके अगर हम उद्देश्य की बात करें तो यहां पे सबसे पहले हो जाएगा कि कर्मचारियों के हितों के लिए सामूहिक रूप से बातचीत करते हैं। दूसरा हो जाएगा कि कर्मचारियों की स्थिति को बेहतर बनाते हैं। तीसरा, बेहतर काम करने की स्थिति और नौकरी सुरक्षा की मांग करना। चौथा, इनका काम हो जाएगा कि कंपनी और राष्ट्रीय स्तरों पर फैसलों में कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करना। फिर अगर हम यहाँ पे फिर से एक उदाहरण लें तो यहाँ पे मारुति सुजुकी वर्कर्स एसोसिएशन जो है
ये कर्मचारियों के वेतन, काम के घंटे और सुरक्षा उपायों के लिए प्रबंधन से बातचीत करती है। ठीक है। फिर अदालतें और अन्य प्राधिकरण। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि यहां पे न्यायपालिका में अदालतें और न्यायाधिकरण शामिल है, जो कि औद्योगिक विवाद को सुलझाने में बहुत मदद करते हैं। इनकी अगर हम भूमिका की बात करें तो सबसे पहले ये हो जाएगा कि कोई भी अगर लूप होल्स हो गए, किसी लॉ में लूप होल हो गया, जैसे कोई कानूनी खामी हो गई, तो उसे दूर करना। दूसरा हो जाएगा कि परस्पर विरोधी फैसलों से बचना। तीसरा हो जाएगा कि सजा का उचित मूल्यांकन करना। चौथा हो जाएगा स्पष्ट नियमें और शर्तें तय करना। फिर अगर हम यहाँ पे भी कोई एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो कोई फैक्ट्री है मान लीजिए, और वहाँ पे कर्मचारी और प्रबंधन के बीच में वेतन को लेकर विवाद हो रहा हो और बातचीत से समाधान ना निकले, तो फिर वो जो मामला है वो श्रम न्यायालय में जाता है, जहाँ पे दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर निर्णय दिया जाता है। ठीक है। फिर अगर हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें, आईएलओ की बात करें, तो ये 1919 में स्थापित किया गया था। और यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी वर्कर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके जो इश्यूज होंगे, उनके जो प्रॉब्लम होंगे, तो उन्हें निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे स्थापित किया गया था। इसके साथ ही साथ आईएलसी का भी बनाया गया था। वहां पे आईएलसी का मतलब क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संहिता। यहां पर बात होती है हमारे जैसे कि न्यूनतम वेतन, काम के घंटे, कर्मचारी सुरक्षा और मातृत्व लाभ से जुड़े मुद्दों पर सिफारिशें देता है। फिर अगर हम बात करें कि आईएलओ जो है वो उस आईएलओ के द्वारा कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसकी जांच की जाती है। सबसे पहले होगा न्यूनतम मजदूरी। दूसरा हो जाएगा हमारा कि काम के घंटे कितने हैं और छुट्टियां कितनी मिल रही हैं। तीसरा हो जाएगा महिलाओं का रोजगार, और फिर कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य, फिर औद्योगिक संबंध, फिर उसके बाद मातृत्व सुरक्षा और चिकित्सा सुविधाएं। ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे भी उदाहरण की बात करें तो आईएलओ में बेसिकली क्या बोला जाता है कि 8 घंटे काम और चाइल्ड लेबर मतलब कि बाल श्रम पर रोक, और मैटरनिटी बेनिफिट की बात करें जैसे कि मातृत्व अवकाश, तो इसके लिए मानक स्थापित किए गए हैं ये सारी चीजें। तो जो कई सारे अलग अलग देश होते हैं तो वो अपने श्रम कानूनों में इन सभी को शामिल करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करें कि औद्योगिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक क्या होंगे, तो सबसे पहला आ जाएगा हमारा सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक कारक। तो यहां पे अगर हम बात करें तो जब मजदूर और प्रबंधक के बीच में बातचीत अच्छी होती है तब काम भी अच्छा होता है। ये तब होता है जब दोनों पक्षों के विचार, मूल्य और विश्वास एक दूसरे के साथ मेल खा रहे हों। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें जैसे कि एक दूसरे की मदद करने की इच्छा होनी चाहिए, मिलकर काम करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए, समस्याओं को सुलझाने के लिए तार्किक सोच होनी चाहिए इनकी। तो ये सब बातें हमारी सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक परिवेश से आती हैं। यहाँ पे भी अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे कि कोई एक परिवार है, वहां पे अगर सब लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं और समझते हैं तो वहां पे घर का माहौल अच्छा रहता है। ठीक उसी तरह अगर कंपनी में भी मालिक और कर्मचारी एक दूसरे की बातें सुनेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तो वहां पे भी माहौल अच्छा होगा। ठीक है। फिर तकनीकी उन्नति। तो तकनीकी उन्नति का मतलब अगर हम इंग्लिश के टर्म में बोलेंगे तो वो हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी कंपनी में नई और बेहतर तकनीक का इस्तेमाल होगा तो वहाँ पे उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ेगी। दूसरा, खराब उत्पादों की संख्या में कमी होगी। तीसरा, उत्पादन की लागत कम होगी। चौथा, उत्पादकता बढ़ती है। और तो इससे क्या होगा कि मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ती है और वे खुश भी रहते हैं। और जब मजदूर खुश होते हैं तो वे अपने जो भी मालिक हैं, जो भी उनके बॉस हैं, उनके साथ अच्छे संबंध बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक उदाहरण ले लेंगे तो मान लीजिए कि पहले एक कारखाने में कपड़े हाथ से सिलते थे और हर दिन 10 कपड़े बनते थे। अब जैसे कि मशीनें आ गई
तो हर दिन 50 कपड़े बन जाते हैं। इससे कंपनी का फायदा बढ़ा और दूसरा मजदूरों को भी ज्यादा मजदूरी मिलने लगी। ठीक है। फिर तीसरी बात करें हम बाजार की स्थिति, तो बाजार में बेसिकली क्या होगा कि उत्पाद की मांग कंपनी की ताकत तय करती है कि वहां पे कितनी मांग है, उस कंपनी के प्रोडक्ट की कितनी मांग है। अगर उस कंपनी के प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा मांग होगी तो वहां पे उसकी ताकत भी बढ़ेगी। और यदि अगर हम देखें बाजार की स्थिति अगर खराब है तो उससे उत्पादन भी कम होगा, मजदूरों की आय भी कम हो जाती है और मजदूर खुश भी नहीं रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में श्रम प्रबंधन संबंध खराब हो जाते हैं। लेकिन जब बाजार अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। फिर अगर हम यहां पे भी एक उदाहरण लेते हैं तो हमें याद होगा कि आज से 5 साल पहले 6 साल पहले जब हमारा कोविड आया था, हमारा तो नहीं था कोविड, तो जब कोविड आया था, ये कोरोना महामारी आई थी, तो उस दौरान कई कंपनियों के उत्पादों की मांग भी कम हो गई। इससे कई मजदूरों की नौकरियां चली गईं और जो बचे उनकी सैलरी भी कम हो गई। इससे कर्मचारियों और मालिकों के बीच में बहुत तनाव बढ़ा था। फिर अगर हम बात करें आर्थिक स्थिति की, तो यहाँ पे अगर मजदूरों को अच्छी मजदूरी मिलती है तो वे अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाते हैं और फिर वो संतुष्ट रहते हैं और वे प्रबंधन के बारे में राय भी अच्छी रखते हैं। ऐसी स्थिति में मजदूरों के अपने जो भी बॉस होंगे उनके साथ संबंध काफ़ी अच्छे बने रहते हैं। अगर जैसे कोई कंपनी है उसमें कोई काम करने वाले व्यक्ति को इतनी तनख्वाह मिले कि वो अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख सके, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सके, तो वो काम पर ज्यादा ध्यान देगा और कंपनी के लिए मन लगाकर काम करेगा। ठीक है। फिर अगर हम आए अपने मनोवैज्ञानिक कारक में, तो यहाँ पे जो मजदूर और प्रबंधन होते हैं तो इनके बीच का मानसिक दृष्टिकोण, धारणा और नजरिया उनके संबंधों को तय करता है। ये बहुत इफेक्ट करते हैं इनके दोनों के आपस में संबंध कैसे होंगे। जब दोनों के विचार अगर अलग हो गए तो फिर आमतौर पर यहाँ पे संघर्ष पैदा हो ही जाता है। और फिर अगर दोनों की सोच सकारात्मक होती है तो फिर संबंध भी अच्छे होते हैं। अगर एक मजदूर ये सोचे कि मेरा मालिक मुझे बस काम करवाना चाहता है और पैसे नहीं देना चाहता, और मालिक ये सोचता है कि मजदूर बस पैसे लेना चाहता है और काम नहीं करना चाहता, तो दोनों के बीच में तनाव रहेगा। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को समझें कि दोनों का फायदा एक साथ है तो फिर रिश्ते अच्छे रहेंगे। फिर अगर हम विचारधारा की बात करें तो यहाँ पे सरकार, मजदूर संघ के नेताओं और प्रबंधक के बीच में अगर विचारधारा का मेल अच्छा रहेगा तो ये हमारे औद्योगिक संबंधों को भी अच्छा करेगा। अगर खराब रहेगा तो हमारे औद्योगिक संबंधों को भी खराब करेगा। तो अगर सभी पक्षों की विचारधारा मिलती जुलती है तो औद्योगिक संबंध बहुत ही आम सी बात है कि ये बेहतर ही होंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जैसे कोई कंपनी है तो कंपनी के किसी भी मालिक का ये मानना है कि कर्मचारियों को अच्छी सुविधाएं दें और अधिकार मिलने चाहिए। और कर्मचारियों यूनियन की बात करें तो उनके अगर नेता भी यही मानते हैं कि कंपनी का फायदा होगा तो ही कर्मचारियों का फायदा होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए सकारात्मक सोच रख रहे हैं, तो इससे फिर ये दोनों मिलकर आपस में अच्छे से काम कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें आर्थिक नीति के बारे में, तो सरकार की आर्थिक नीति बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो भी सरकार की जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज होंगी तो वो नियोक्ता और कर्मचारी के संबंधों को प्रभावित करेगी। यही आपको पता होगा कि जैसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, मतलब कि एलपीजी रिफॉर्म्स जो हुए थे हमारे, कब हुए थे, 1991 में जो हुए थे, तो ये कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं तो उनको एक इंडिपेंडेंस दे देती हैं कि हाँ आप दूसरी कंट्रीज में जाके काम कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो छोटी कंपनियां हैं ना तो वो कंपटीशन में पीछे रह जाएंगी और उन्हें सरवाइव करने के लिए बहुत मुश्किल होगी, उन्हें जीवित रहने में बहुत कठिनाई होगी। यहाँ तक कि बड़ी कंपनियों के में भी मजदूर अपनी नौकरी खोने के डर से असंतुष्ट रहते हैं। मतलब कि अगर कोई बड़ी एमएनसीज भी है ना तो वहाँ पे भी जॉब इनसिक्योरिटी के कारण लोग बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। तो ये जैसे कि हमारा एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में बात हुई ना, ये तो यहाँ पे जब 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, आर्थिक सुधार हुए, तो विदेशी कंपनियां कई सारी आई हमारे देश में, जिससे क्या हुआ कि कई सारी छोटी कंपनियां बंद हो गई क्योंकि वे विदेशी कंपनियों से मुकाबला नहीं कर पाई। इससे बहुत से लोगों की नौकरी चली गई और डेफिनेटली यहाँ पे
औद्योगिक संबंध खराब हुए। फिर ये हो गई हमारी आर्थिक नीति। फिर उसके बाद राजनीतिक दबाव की बात करें तो ये जो राजनीतिक दल है ये सरकार को श्रम नीतियां बनाने और कानून बनाने के लिए प्रभावित करते हैं। वे ट्रेड यूनियन के लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं और इससे क्या होगा कि श्रम प्रबंधन संबंध जो होंगे तो वो कौन यहाँ पे रेगुलेट कर रहा है, यहाँ पे राजनीतिक दलों से वो नियंत्रित हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देख लें कि जैसे कई बार ये हो जाता है कि कोई राजनीतिक दल मजदूरों के समर्थन में चुनाव जीत जाता है तो वो उनको फायदा पहुंचाने वाला कानून बनाता है। दूसरी बात अगर हम ये देखें कि अगर कोई व्यापारियों के समर्थन से जीता है तो वो फिर उनके हित में नीतियां बनाता है। तो यहाँ पे राजनीतिक दबाव एक हो गया हमारा कारण। तो अगर हम यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करें तो अगर हम मान ले कि जैसे अलग अलग देश हो गए तो इनके बीच में आपसी संबंध काफी सही है या फिर काफी खराब है। तो जो सही है और जो खराब है तो ये बेसिकली क्या बोलेगा, यहाँ पे दोनों के बीच में डिमांड कितनी होगी, उनके बाजारों में उत्पादों की मांग कितनी होगी। तो ये बहुत ही निर्भर करता है हमारे दो देशों के संबंधों के बीच में। ठीक है, इससे उत्पादन और फिर मुनाफा भी बढ़ता और कम होता है। अगर जैसे कि हम मान लें कि चाइना के साथ हमारे भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं तो हमारे यहाँ बहुत ही ऐसे हो जाता है कि बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स वगैरह। तो ठीक है, वहाँ पे फिर चाइनीज प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड कम हो जाती है, भले बिकते हैं लेकिन कम तो हो जाती है। तो ये तो हमारा एक एग्जाम्पल हो गया वही भारत चाइना वाला। तो इससे सिर्फ और सिर्फ चीनी कंपनियों का नुकसान नहीं होगा यहाँ पे। यही अगर संबंध खराब है तो भारत के भी जो प्रोडक्ट्स होंगे तो वो भी वहाँ पे चाइना में जाके उनका भी बॉयकॉट होगा, तो नुकसान दोनों का होगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें औद्योगिक संबंधों के उद्देश्य, सबसे पहला हो जाएगा उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होना। तो यहाँ पे अगर बात करें तो औद्योगिक संबंधों का पहला उद्देश्य क्या है कि उत्पादन प्रक्रिया को चालू रखना और उत्पादकता बढ़ाना, जिससे कि संगठन का विकास हो सके। अगर हम यहाँ पे देखें कि कोई जैसे एक कार बनाने वाली कंपनी है तो वहां पे अगर मजदूर और प्रबंधन के बीच में संबंध अच्छे हैं तो हर दिन तय संख्या में कारें बनेंगी और कंपनी अपना लक्ष्य भी पूरा कर पाएगी। यही अगर उनके बीच में तनावपूर्ण स्थिति रहेगी तो वो अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर अगर हम देखें तो अधिकारों और हितों की रक्षा करना, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे कि उद्योग से जुड़े जो भी वर्ग हैं, चाहे हमारे श्रमिक हो गए, प्रबंधन हो गए या फिर और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, सब अगर आप आपसी सहमति से बात करेंगे, आपसी सहमति से काम करेंगे और यहाँ पे चीजें सही होंगी। तो बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है कि औद्योगिक संबंध का एक ये भी होता है कि इन सभी के हितों की रक्षा करना, आपसी समझ इनके बीच में डेवलप करना, इनके बीच में ट्रस्ट डेवलप करना। ठीक है, अगर हम देखें तो यदि कोई कंपनी में मालिक ये चाहता है कि उसका मुनाफा बढ़े और मजदूर ये चाहते हैं कि उनकी तनख्वाह बढ़े, तो अगर अच्छे औद्योगिक संबंध रहेंगे तो यहाँ पे दोनों जो चाह रहे हैं ना वो दोनों का होगा। ठीक है, कंपनी का मुनाफा भी बढ़ेगा और मजदूरों की तनख्वाह भी बढ़ेगी। फिर अगर हम तीसरा देखें तो औद्योगिक लोकतंत्र की स्थापना। तो अगर हम बात करें कि श्रम भागीदारी के आधार पर औद्योगिक लोकतंत्र की स्थापना करना भी हमारे औद्योगिक संबंधों का उद्देश्य कहला जाता है। न केवल संगठनों के लाभ को साझा करके बल्कि श्रमिकों को भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में जोड़कर भी हमारे औद्योगिक संबंध का उद्देश्य पूर्ण होता है। अगर हम उदाहरण की बात करें यहाँ पे तो कई सारी आधुनिक कंपनियां जो हैं तो अपने कर्मचारियों को यह अधिकार वहां पे दिया जाता है कि वो कंपनी के कुछ फैसलों में अपनी राय दे सकें, जैसे कि काम करने के घंटे कितने होंगे, छुट्टियां कितनी होंगी और कंपनी की नई नीतियां वगैरह ये सब कितनी होंगी। तो इस पे भी बात की जाती है। चौथा हो जाएगा हमारा पारस्परिक रूप से लाभकारी श्रम प्रबंधन संबंध। तो यहां पे श्रम भागीदारी के आधार पर औद्योगिक संबंध स्थापित करना ताकि व्यक्ति का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से विकसित हो सके, उसका 360 डिग्री डेवलपमेंट हो सके, ऑल राउंड डेवलपमेंट उसका हो सके और एक वो
बेटर सिटीजन बन पाए, एक सभ्य नागरिक बन पाए हमारे इस देश का। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे प्रिय रतन टाटा जी की जो कंपनियां हैं, तो वो अपने कर्मचारियों के विकास पर ध्यान देती हैं, उन्हें प्रशिक्षण देती हैं, उनके बच्चों की शिक्षा में मदद करती है और समाज सेवा के कामों में भी जोड़ती है। इससे कर्मचारी न केवल अच्छे कार्यकर्ता बनते हैं बल्कि अच्छे नागरिक भी बनते हैं। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें आगे ये भी चीजें मिलेंगी कि जो हमारे रतन टाटा जी की कंपनियां हैं, तो ये कैसे फॉर्मल चीज होने के पहले, कोई भी लॉ बनाने के पहले इन्होंने कैसे 8 घंटे का प्रोवाइड किया था कि इतना काम होगा, और भी कैसे मैटरनिटी बेनिफिट, मातृत्व सुरक्षा के बारे में बात की गई थी यहाँ पे। और ये ऐसा नहीं है कि ये किसी लॉ वगैरह से डर के कर रहे हो, लॉ के अंदर आके कुछ कर रहे हो, ये लॉ बनने से पहले से ही कर रहे हैं। जैसे कि 1912 की बात हो गई, 1904 में, तो ऐसे कर करके इनका हिस्ट्री रहा है कि ये अपने कर्मचारियों के विकास पर 360 डिग्री पर डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। फिर अगर हम पांचवा देखें तो श्रमिकों की आर्थिक और कार्य स्थितियों में सुधार। तो यहां पे अगर हम बात करें तो औद्योगिक संबंधों का उद्देश्य मजदूरी बढ़ाने, सामाजिक सुरक्षा और विकास के अवसर आदि, इन सब के माध्यम से एक संतुष्ट और प्रतिबद्ध कार्यबल का निर्माण करना है। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी तो एक संतुष्ट कार्यबल बनेगा, वर्कफोर्स एक बहुत ही सेटिस्फाइड और स्ट्रांग वर्कफोर्स बनेगी। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो जैसे कि अच्छे औद्योगिक संबंधों वाली जो कंपनियां होती हैं, तो वो अपने कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा दे के रखती हैं, प्रोविडेंट फंड से जोड़ के रखती हैं, बोनस देती हैं, छुट्टियां भी देती हैं, जिससे कर्मचारियों का जीवन स्तर बेहतर होता है। फिर सामूहिक सौदेबाजी। तो सामूहिक सौदेबाजी की अगर हम बात करें तो श्रमिकों को नियोक्ता के साथ सामूहिक रूप से सौदेबाजी करने का अधिकार देना, ये हमारे एक जो हमारा ये औद्योगिक संबंध है, इसका भी एक उद्देश्य है, जिससे कि वो अपनी गरिमा और स्वतंत्रता के साथ काम कर सकें। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि हड़ताल, तालाबंदी और अन्य दबाव रणनीतियों को कम करने में भी सहायता करता है। ठीक है, अगर हम उदाहरण देखें यहाँ पे, तो जब भी कोई कंपनी में सैलरी बढ़ाने की बात होती है तो एक अकेला कर्मचारी मालिक से बात नहीं कर सकता है, लेकिन सभी कर्मचारी मिलकर यूनियन बनाते हैं और यूनियन के माध्यम से मालिक से बात रखते हैं। इससे उनकी बात मानी जाती है और चीजें ठीक होती हैं। फिर यहाँ पे बात करें अनुबंध व्याख्या, तो यहाँ पे औद्योगिक न्यायालय की भूमिका सामाजिक संवाद को सुगम बनाने की है। औद्योगिक न्यायालय जो होता है, तो औद्योगिक न्यायालय सरकारों को नियोक्ताओं और कर्मचारियों के अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित करके सामाजिक संवाद की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, यहां पे भी अगर हम उदाहरण देखें तो यदि अगर कोई कंपनी है जो अपने कर्मचारियों से वादा किया था उन्होंने कि उन्हें हर साल बोनस मिलेगा, लेकिन बाद में अगर कंपनी बोनस उन्हें नहीं देती है, तो कर्मचारी औद्योगिक न्यायालय में जा सकते हैं और न्यायालय दोनों पक्षों की बात सुनकर अपना फैसला देगा। ठीक है, फिर अगर हम यहां पे बात करें सरकारी हस्तक्षेप की, तो यहां पे बात करें तो सरकार घाटे में चल रही इकाइयों का प्रबंधन कर सकती है और उत्पादन को सार्वजनिक हित में विनियमित कर सकती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे भी एक उदाहरण ले लें कि जैसे कभी कभी ये होता है कि सरकार कुछ डूबती हुई कंपनियों को अपने कंट्रोल में ले लेती है, जिससे क्या होता है कि कर्मचारियों की नौकरी बची रहती है और जरूरी सेवाएं भी बंद नहीं होती। फिर हम यहाँ पे देखें श्रम नीति का पुनर्गठन, तो श्रमिक संगठनों को नियंत्रित और अनुशासित करने, तकनीकी प्रगति के अनुकूल सामाजिक संबंधों को पुनः स्थापित करने और श्रमिकों के हितों को समायोजित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर यहां पे देखें कि औद्योगिकरण के साथ साथ जैसे कि शहर में बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ी, प्रदूषण बढ़ा और समाज में भी असमानता बढ़ी, तो सरकार नियम बनाकर इन समस्याओं को कम करने की कोशिश करती है। ठीक है, फिर औद्योगिक संबंधों की अवधारणा, तो यहां पे क्या मतलब हुआ कि जैसे कोई इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गए, हमारे औद्योगिक संबंध हो गए, तो इनकी अवधारणा के पीछे मुख्य विषय
इस चीज को पहचानना है कि श्रम एक इंसान है, ना कि एक वस्तु। हर व्यक्ति अलग अलग होता है। अगर हम बात करें, उसकी मानसिक स्थिति हो सकती है अलग हो, भावनात्मक क्षमताएं अलग हो सकती हैं, तो मानसिक और भावनात्मक रूप से अलग होते हैं। तो इसलिए श्रमिकों के साथ मानवीय व्यवहार आवश्यक हो जाता है। ठीक है, यदि श्रमिकों को उचित सम्मान और सहयोग नहीं मिलता है तो इससे संगठनात्मक संरचना प्रभावित हो सकती है। तो जैसे कि अगर कोई मशीन खराब हो जाती है तो उसे ठीक किया जा सकता है या बदला जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल बात हो गई। लेकिन अगर किसी इंसान का दिल टूट जाए या फिर उसका विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा जीतना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कंपनियों को अपने कर्मचारियों को मशीन नहीं, इंसान समझना चाहिए। तो ये था हमारा आज का औद्योगिक संबंधों को समझाने वाला लेक्चर। और फिर इसके बाद हम जैसे कि एमसीक्यूज हो गए ना, तो एमसीक्यूज को हमने पहले से प्रैक्टिस कर लिया, इसके कीवर्ड्स देख लिए थे। फिर जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म होता है फिर हम नेक्स्ट उसमें जाते हैं, फिर हम बाद में एमसीक्यूज को अपने रिवाइज करते हैं, जिससे कि हमारा पूरा सिलेबस और हर चीज़ जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को ये औद्योगिक संबंध आसान लगेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं अगली क्लासेस में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। तो ठीक है, फिर आप सभी अपना ध्यान रखें, इन नोट्स को रिवाइज करें और मन लगाकर पढ़ते रहें।